गुड इवनिंग। खुश रहो, स्वस्थ रहो। सभी को एक एक मोल आशीर्वाद। वेरी गुड इवनिंग। हाँ जी। कैसा गया संडे? छुट्टी, गांधी जयंती, लाल बहादुर शास्त्री जयंती। बढ़िया। मैं एकदम बढ़िया हूँ जी। ये था क्या होमवर्क? हाँ, वर्ल्ड कप इन इंडिया। देखो, इंडिया में हो या आउट ऑफ इंडिया हो तो कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि हमें तो टीवी पे ही देखना है। तो वो तो कोई पॉइंट है नहीं। अच्छा, ये नहीं था क्या? तो क्या दिया था, होमवर्क क्या दिया था? अच्छा, ये दिया था। मैं जाने वाला तो था यार, लेकिन टिकट नहीं मिले भाई। टिकट नहीं मिले। नैतिक की थॉट आना ही गलत है, पता है तुम्हें? नैतिक पूछ रहा वन शॉट देखना सही है या गलत। तो नैतिक को मैं कह रहा हूँ कि ये जो थॉट है ना तुम्हारा, तुम्हें खुद को नहीं समझ में आता कि व्हाट इज करेक्ट और इनकरेक्ट। जो बहुत क्लियरली होता है ना, वो भी नहीं समझ में आता। चलो तो फटाफट होमवर्क डिस्कस कर लेते हैं। जेई मेंस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, राइट? ज्यादा तो नहीं दिया था। टेस्ट भी था क्या तुम्हारा? आवाज कम आ रही है यार। ठीक आ रही है यार यहाँ पर तो। अच्छा, नेक्स्ट संडे को है। ठीक है जी, ठीक है। तो बोलिए, जेई मेंस में डाउट्स थ्री। फटाफट डाउट्स बोलिए। थर्ड में ही डाउट है? हम्म। देखो, एक तो एक चीज बता दूं इसमें, इस क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, खैर इन्होंने दे रखा है, बट क्वेश्चन नंबर 3 जेई मेंस का क्वेश्चन है। लिखा हुआ है एसटीपी मोलर वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस इज 22.7। ठीक है। तो यहां पर अब करना क्या है, इक्विवेलेंस ऑफ चार्ज निकालिए। इक्विवेलेंस ऑफ चार्ज 0.1 एम्पियर करेंट 2 आवर्स सेकंड्स में कन्वर्ट करो तो 3600 डिवाइडेड बाय 96,500 इक्वल्स टू इक्विवेलेंस ऑफ हाइड्रोजन विच इज मोल्स डिवाइडेड बाय, सॉरी, moles into n factor equals to
मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन का एन फैक्टर मैं बता चुका हूं कितना होता है 4। यहां से हाइड्रोजन के मोल्स आ गए, ऑक्सीजन के मोल्स आ गए, दोनों के मोल्स का सम करके उसको 22.7 से मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन इससे आंसर आएगा लीटर में। आपसे पूछा जा रहा है एमएल में, उसे फिर एमएल में कन्वर्ट कर देना। और बोलिए, जल्दी जल्दी बताइए। बाबा दीप कुछ हद तक हो जाएगा, कुछ पढ़ना भी पड़ेगा, मिक्सअप करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। और बोलिए, और कोई डाउट है जेई मेंस में? क्या लगता है बेटा, करके नहीं आए हो ऐसा लग रहा है। ऑक्सीजन का इन्फेक्टर कैसे निकाला, पूछ लास्ट क्लास या उसके लास्ट क्लास को देखो वापस, सब समझ में आ जाएगा। आदित्य, करना कुछ नहीं होता, बस यहां आके डाउट पूछ लो, पढ़ाया हुआ वो पता ही नहीं होता है। सल्फ्यूरिक एसिड से कोई लेना देना नहीं है, फ्लो होने लगे, बाकी उससे कोई कनेक्शन नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 में भी इक्विवेलेंट्स ऑफ चार्ज को ऑक्सीजन के इक्विवेलेंट्स के बराबर करना है। क्वेश्चन नंबर 9 में भी इक्विवेलेंट्स ऑफ चार्ज निकालो, उसको इक्विवेलेंट्स ऑफ ऑक्सीजन के बराबर कर दो। हाँ, उसमें यह दे रखा है कि एक इलेक्ट्रोड पर सिल्वर डिपॉजिट हो रही है, तो इक्विवेलेंट्स ऑफ सिल्वर इक्वल्स टू इक्विवेलेंट्स ऑफ ऑक्सीजन। सिल्वर का 1 मोल डिपॉजिट हो रहा है, सिल्वर का एन फैक्टर भी 1 है। ऑक्सीजन के कितने मोल्स डिपॉजिट होंगे, तो ऑक्सीजन का मोल्स इनटू उसका एन फैक्टर, दोनों के इक्विवेलेंट्स बराबर, आंसर। ऋतुराज का कहना है सर कोई डाउट ही नहीं आया। बहुत बढ़िया ऋतुराज, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 10 में एक टर्म यूज हुई है एफिशिएंसी ऑफ करंट। इसमें क्या होता है कि ये देखिए कि डिपॉजिट कितना हुआ है और एक्चुअल में कितना होना चाहिए। ये जो हम निकाल रहे हैं तो सब तब है जब एफिशिएंसी 100% हो। इक्विवेलेंट्स जितने चार्ज के होंगे उतने इक्विवेलेंट्स अगर डिपॉजिट हो रहा है, दैट मीन्स एफिशिएंसी इज 100%। बट मान लेते हैं कि हमें लगा कि 100 ग्राम डिपॉजिट होना चाहिए, डिपॉजिट, इसका मतलब एफिशिएंसी कितनी होगी 50%। सोचना, अगर कोई रेशियो 2:3 है तो परसेंटेज होता है 40% और 60%। 1:3 है तो 25। नस्ट इक्वेशन से रेशियो आ जाएगा, उससे परसेंटेज निकाल सकते हो। 10th समझा चुका हूं समीर, उससे ज्यादा कुछ नहीं उसमें। और बोलिए आगे। चल रहा है भाई वीडियो, सब कुछ सही चल रहा है, यहां पर भी चेक कर रहे हैं हम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शीतल बस होमवर्क कर लो, शीट को वापस देखने की जरूरत नहीं, अगर पहले देखा हुआ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लेक्चर, लेकिन होमवर्क वापस से करो। अगर बहुत ज्यादा टाइम हो गया और लेक्चर्स के साथ होमवर्क नहीं किया है तो मुझे लगता है वापस लेक्चर्स देखने पड़ेंगे। बट अगर आपको लग रहा है कि हो रहे हैं, शीट के क्वेश्चंस हो रहे हैं, तब कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेटा कैलकुलेशन बहुत है तो क्या कर सकते हो, जेई मेंस वालों को जाके बोलना, देखें तुम्हारे लिए कुछ कर दे। क्वेश्चन नंबर 24। अब आप सोचो ये जेई मेंस है और जो क्वेश्चन दिया उन्होंने ना जेई एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 24 जो है,
ये मेटल स्पेरिंगली वाला ही केस है, जिसमें एक तरफ हाइड्रोजन हाफ सेल है, दूसरी तरफ कुछ और है, और HCl की मोलरिटी दे रखी 10⁻⁻⁶, जो कि बहुत कम है। तो मोलरिटी अगर बहुत कम हो तो उसे मोलरिटी के बराबर माना जा सकता है। रिडक्शन मेटल स्पेरिंगली वाला केस लेना पड़ेगा आपको। 2 इलेक्ट्रॉन ट्वाइस Ag प्लस ट्वाइस Cl माइनस, दोनों रिएक्शन को ऐड कर देना। मैं डायरेक्ट नस्ट इक्वेशन लगा रहा हूं और इसका हमें सेल पोटेंशियल दे रखा है 0.92, 0.92। इसका E0 0 है और इसका E0 हमें निकालना है। तो यहां पर शॉर्टकट नहीं लगा रहा हूं मैं, यहां पर कोई शॉर्टकट नहीं लगा रहा हूं, क्योंकि इसी रिएक्शन का E0 निकालना है। वेट, चलो वेट कर लेते हैं, कुछ इश्यूज आ रहे हैं क्या? हाँ जी, अब क्या हाल है? अब बफरिंग हो रही है क्या? आवाज आ रही मेरी? अभी सही है? चलिए अब हम यहां पर भी देख रहे हैं। नाउ ऑल गुड। चलो जी, ठीक है। तो वापस सुनो, ये जो क्वेश्चन दे रखा था ये मेटल मेटल स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट का है, और उसमें भी केस 2 नहीं, केस 1 का क्वेश्चन है ये। और इसी रिएक्शन का ई नोट निकालना है, मतलब आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालना है, AgCl, राइट? नहीं, ये तो रिडक्शन हो जाएगा। रिडक्शन पोटेंशियल निकालना आपको। तो नेक्स्ट इक्वेशन लगा सकते हैं, इसका ई नॉट 0, ये ई नॉट जो आपको निकालना है, मैंने ई नॉट ही लिख दिया, -0.06 अपॉन 2 इलेक्ट्रॉन H प्लस की कंसंट्रेशन का भी स्क्वायर और Cl आयन की कंसंट्रेशन का भी स्क्वायर। ये अलग अलग ही लिखोगे, ये टू टू कैंसिल आउट हो जाएंगे,
और ये भी 10⁻⁻⁶, ये भी 10⁻⁻⁶, तो ई नॉट माइनस 0.06 10⁻⁻12 यहां आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट, अरे भाई वरदान कह रहा सर प्लीज अनब्लॉक माय फ्रेंड हर्षल। कहां से अनब्लॉक करूं? नेक्स्ट, डन। यही दिया था मेरे हिसाब से। अच्छा क्वेश्चन है, ढंग से करना इसको, मजेदार। क्वेश्चन नंबर 13 में O2 और H2O क्यों दे रखा है? तो ये H2O का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है बेटा। बताया था मैंने H2O का रिडक्शन पोटेंशियल और H2O का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। बट किसना 10⁻⁻⁶ में वाटर का कंट्रीब्यूशन काउंट नहीं होता है, 10⁻⁻⁶ से कम है तो काउंट होता है। 10⁻⁻⁶ में तो काउंट नहीं होता, हाँ, लेकिन उससे कम है तो जरूर काउंट होगा। प्रिया, जेई मेंस के सॉल्यूशन नहीं है तो मैं बता तो रहा हूं यहां पर। ग्रंथ तुमने क्या लिखा है? H+ की मोललिटी है, मोललिटी नहीं। अरे मोलरिटी मोललिटी यहां सब बराबर है। अब हो गया बेटा कंप्लीट। चलिए, तो लास्ट टाइम मैं कहां पर था? लास्ट क्लास में आई थिंक हम ये डिस्कस कर रहे थे कि वाटर का रिडक्शन पोटेंशियल और वाटर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, राइट? जल्दी से बताओ लास्ट क्लास में कहां पर थे? तो अमन बेटा, H2O से H2 भी बनेगा और H2O से O2 भी बनेगा। लास्ट हेडिंग क्या थी? आई थिंक मैंने ये बताया था रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ वाटर, मुझे जहां तक याद आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डाल सकते हो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ वाटर। अगर तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ वाटर, अगर वाटर से OH आयन आ रहे हैं कन्वर्टिंग इनटू H++ OH माइनस, और ये OH आयन फर्दर कन्वर्ट हो रहे हैं इनटू O2+ ट्वाइस H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, ये 4 टाइम्स, ये 4 टाइम्स, ये भी 4 टाइम्स। और अब अगर हम इन दोनों रिएक्शंस को ऐड कर दें तो 4 टाइम्स H2O O2 प्लस 4H प्लस 2H2O और यहां 4H2O। तो एक काम करते हैं, यहां पर सिंस 2H2O यहां 4H2O है तो यहां कितना रह जाएगा? 2H2O। ये वाटर के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की रिएक्शन है, ये वाटर का ऑक्सीडेशन हो रहा है। और इसका जो ई नोट आता है, ये ई नोट जो है H2O कन्वर्टिंग इनटू O2, इसकी वैल्यू आती -1.23 वोल्ट। ये ई नोट का डेटा है। और इसको अगर आप pH 7 पर कन्वर्ट करो, एट pH 7,
तो ये वैल्यू आ जाती -0.83 वोल्ट। तो यहां पर अब आपको वाटर का रिडक्शन और वाटर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दोनों ही पता होना चाहिए। ये वाटर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और याद करो लास्ट क्लास में वाटर का रिडक्शन पोटेंशियल का भी डेटा मैंने दिया था एट pH 7, जो कि लगभग -0.42 के आसपास था। नियर बाई वैल्यूज है ये। यानी अब मैं आपको बता दूं, अगर वाटर से कंपैरिजन हो रहा है कि पानी में कौन पहले डिपॉजिट होगा कौन बाद में डिपॉजिट होगा, तो H+ का और OH आयन का रिडक्शन पोटेंशियल या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नहीं यूज होगा। वाटर का रिडक्शन और वाटर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का डेटा यूज करना पड़ेगा, यानी कंपैरिजन इससे करना पड़ेगा। कंपैरिजन यहां से करना पड़ेगा। अमित बेटा, OH आयन से O2 ऐसे ही बन रहा है। OH आयन का ऑक्सीजन बन रही है, उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये डेटा याद रखो और कंपैरिजन इसी से होगा। तो याद करो लास्ट टाइम मैंने क्वेश्चन पूछा था आप लोगों से, और वो क्वेश्चन ये था कि A++ इलेक्ट्रॉन कन्वर्टिंग इनटू A, और इसका E0 दे रखा था। इसका E0 का डेटा दे रखा था -0.3 -0.3 वोल्ट। और मैंने आपसे पूछा था कि ये A+ पहले रिड्यूस होगा या वाटर पहले रिड्यूस होगा। तो आंसर इज A+ पहले रिड्यूस होगा, A+ पहले होगा। गड़बड़ कहां हो जाती है, हम इसको H+ से कंपेयर कर लेते हैं, जबकि हमें इसको H+ से कंपेयर नहीं करना चाहिए। इसको कंपेयर वाटर के रिडक्शन पोटेंशियल से करना चाहिए। तो ये तो जीरो होगा ही होगा, लेकिन इससे कंपैरिजन नहीं होगा, ये ध्यान रखना। राइट। तो दिस इज रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ वाटर। यहां पर मैं फिर से मार्क कर दूं, ये पहले रिड्यूस होगा, A+ पहले रिड्यूस होगा, H+ नहीं होगा, क्योंकि H+ का रिडक्शन पोटेंशियल का आंसर है -0.42। A+ का रिडक्शन पोटेंशियल का आंसर है -0.3। तो A+ का ज्यादा है, A+ पहले होगा। राइट। लेकिन अब यहां पर होता क्या है, क्वेश्चन जब आते हैं तो क्वेश्चंस में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी आ जाते हैं जहां पर आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डेटा नहीं गिवन होता है। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डेटा नहीं गिवन हो तो कैसे डिसाइड करेंगे कि किसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा है, किसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम है। तो अब मैं यहां पर आपको कुछ पर्टिकुलर केसेस में बताऊंगा कि कौन पहले डिपॉजिट होता है कौन बाद में डिपॉजिट होता है। तो यहां पर अगर आपको कोई डेटा नहीं दे रखा है तो इन केस ऑफ कैटाइंस, इन केस ऑफ कैटाइंस लिखें यहां पर आयंस ऑफ कॉपर, मरकरी, सिल्वर, प्लेटिनम और गोल्ड, अगर इनके आयंस है, इनके आयंस है तो ये H2O से यानी H+ से पहले डिपॉजिट होंगे। ध्यान रखना, ये मेटल नहीं है सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन में मेटल नहीं होता, सॉल्यूशन में मेटल आयंस होते हैं। और अगर ये कैटाइंस है सारे, कैटाइंस कहां जाएंगे, कैथोड पर, कैथोड पर जाके क्या होगा, इनका रिडक्शन। तो इन केस ऑफ कैटाइंस आयंस ऑफ दिस ये पहले डिपॉजिट होंगे, विल बी डिपॉजिटेड in preference to H+ ion from H2O, H+ ion from H2, यानी पानी में सिल्वर, कॉपर, गोल्ड, मरकरी, इन सब के आयंस है तो ये पहले डिपॉजिट होंगे। और इन एक्वस सॉल्यूशन यहां पर लिख देना, ये सारा जो डिस्कशन हो रहा है इन एक्वस सॉल्यूशन। वैसे देखा जाए तो मैं इसको बता दूं, इसको याद करना बड़ा आसान है, और ये नहीं कि यही पहले होते हैं, और भी पहले होते होंगे, लेकिन हमें इनको याद रखना है। और इसको याद करना बहुत आसान है। एक तो ये कह दो, ये सब इनर्ट नेचर के मेटल्स है। इनर्ट नेचर मतलब जिनकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है, ये बहुत कम रिएक्ट करते हैं, इसीलिए इन्हें इनर्ट नेचर के मेटल्स बोला जाता है। और इनको याद करने का तरीका क्या है, आई थिंक आप लोगों को भी पता होगा।
CHAPA, विच इज छापा। डबल पी नहीं आएगा बेटा, एक ही पी आएगा, छापा। छाप लो एकदम दिमाग में। राइट, छप गया क्या? तो इनके आयंस H प्लस से पहले डिपॉजिट होंगे, ये याद रखना। यहां पर अगर क्वेश्चन में डेटा नहीं दे रखा तो इस लॉजिक से हम बता सकते हैं। और इन केस ऑफ एनाइंस, इन केस ऑफ एनाइंस, सल्फेट आयन, नाइट्रेट आयन, OH आयन, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ब्रोमाइड और क्लोराइड फ्रॉम एक्वस सॉल्यूशन, फ्रॉम एक्वस सॉल्यूशन। अगर इनके इन केस ऑफ एनाइंस ये ऑर्डर आप फॉलो कर सकते हो, यानी सबसे पहले क्लोराइड फिर ब्रोमाइड, कुछ उल्टा लिख दिया मैंने, सॉरी, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड। राइट, तो सबसे ज्यादा टेंडेंसी आयोडाइड आयन की है, फिर ब्रोमाइड, फिर क्लोराइड, फिर OH आयन, नाइट्रेट आयन, और सबसे कम जो एनाइंस में टेंडेंसी है वो किसकी है? सल्फेट आयन की। ये ऑर्डर हम फॉलो करेंगे अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दे रखा हो तो। हाँ, यहां पर मैं आपको बता दूं, इन केस ऑफ एनाइंस ये ऑर्डर कुछ कुछ जगह चेंज होता है। कब चेंज होता है? अगर लिखा हुआ है फ्रॉम डाइल्यूट Cl आयन सॉल्यूशन, यानी क्वेश्चन की लैंग्वेज ऐसी है कि Cl आयन का सॉल्यूशन है लेकिन उसमें Cl आयन कंसंट्रेशन कम है। अगर Cl आयन कंसंट्रेशन कम है, अब वो कितनी कम है उससे मतलब नहीं है, क्वेश्चन में डेटा नहीं दे रखा है, कि ऐसा नहीं कि 0.1 को Cl डाइल्यूट माने या नहीं माने। क्वेश्चन में लिखा हुआ है डाइल्यूट Cl आयन सॉल्यूशन, तो Cl आयन से पहले कौन डिपॉजिट हो जाएंगे? OH माइनस। ये मैं सोच रहा कि सर 0.1 लिखा हुआ तो इसका मतलब Cl होगा या नहीं होगा। क्वेश्चन में 0.1 0.2 नहीं होगा, डेटा नहीं होंगे, केवल लिखा होना चाहिए डाइल्यूट Cl आयन सॉल्यूशन, तो Cl आयन से पहले कौन हो जाएंगे? OH आयन। फ्रॉम कंसंट्रेटेड सल्फेट आयन सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड सल्फेट आयन सॉल्यूशन, यानी अगर सल्फेट आयन की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है तो OH आयन से पहले कौन डिपॉजिट हो जाएंगे? सल्फेट आयन। ये लैंग्वेज होनी चाहिए, कंसंट्रेटेड सल्फेट आयन सॉल्यूशन मतलब सल्फेट आयन पहले डिपॉजिट होंगे, डाइल्यूट Cl आयन सॉल्यूशन है तो Cl आयन से पहले OH आयन डिपॉजिट होंगे। यहां पर मैं आपको बता दूं एक और छोटा सा पॉइंट ये भी आता है कि सल्फेट आयन कहां जा रहे हैं? एनायंस है, ये सब कहां जाएंगे? एनोड पर। तो एनोड पर जाएंगे तो इस सल्फेट आयन का क्या होगा? ऑक्सीडेशन। जैसे क्लोराइड आयन Cl2 में जाएगा, ब्रोमाइड आयन Br2 में जाएगा, OH आयन से ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है। क्वेश्चन है तो सल्फेट आयन से क्या प्रोड्यूस होगा? सल्फेट आयन का ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनेगा? बताओ जल्दी से। यस, सल्फेट आयन का ऑक्सीडेशन होने पर क्या बनेगा? हार्दिक ने भी कुछ आंसर दिया है, प्रिया ने भी दिया है, कौशल ने कहा SO2 O2, तनय ने भी आंसर दिया है। बेटा SO2 बनाओगे तो किसका ऑक्सीडेशन हुआ? SO2 बना रहे हो तो यहां सल्फर +6 में, SO2 में सल्फर +4 में, ये ऑक्सीडेशन नहीं रिडक्शन हो गया। सल्फर ऑलरेडी अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो सल्फर का तो ऑक्सीडेशन और हो ही नहीं सकता, तो फिर किसका हो सकता है? ऑक्सीजन का। बिल्कुल, बहुतों ने सही से आंसर दिया है, H2OA2-। किसका ऑक्सीडेशन हुआ? H2OA2- बन रहा है तो यहां किसका ऑक्सीडेशन हो गया? बिल्कुल सही से, आई थिंक मैं 100% श्योर नहीं हूं बट
अहोना ने कहा है मार्शल एसिड भी बोलते हैं इसको। H2O8, यहाँ ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, और सभी ऑक्सीजन का नहीं, कुछ ऑक्सीजन -2 से -1 में चली गई, कुछ ऑक्सीजन -2 से -1 में, ये ऑक्सीडेशन हो गया। बट आपको मैं बता दूं, ऑक्सीजन को ऑक्सीडाइज करना बड़ा मुश्किल काम है, आसान नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन -2 में रहना चाहती है। इसलिए इस रिएक्शन का जो ई नॉट होता ना, वो होता लगभग -2.01 वोल्ट। अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल -1 भी है तो बहुत ज्यादा नेगेटिव है। मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर किसी का -1 भी है ना, तो उसके होने के चांसेस बहुत कम है, तो इसका तो -2 है। मतलब सल्फेट आयन को ऑक्सीडाइज करने के लिए आपको जो बैटरी की पावर चाहिए होगी ना, वो बहुत ज्यादा है। और इवन हो सकता है कि उससे पहले कोई और आयन ऑक्सीडाइज हो जाए, तो ये याद रखना। उसी तरह से एक क्वेश्चन और आता है, ये आप ढूंढ के बताओगे मुझे आंसर, ये मैं नहीं बता रहा हूं। नाइट्रेट आयन का ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनेगा? नाइट्रेट आयन का ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनेगा? ये अभी नहीं, बाद में बताना, क्योंकि यहां पर नाइट्रोजन भी अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो यहां किसका ऑक्सीडेशन होगा वो आपको बताना है फर्दर। उसके बाद इवन एक पॉइंट और बता देता हूं मैं, ये जो केटाइंस का ऑर्डर लिखा ना, तो Na+ और H+ में अगर कंपेयर करें तो डेफिनेटली H+ पहले होगा, Na+ और H+। लेकिन अगर यहां पर जो कैथोड है, क्योंकि केटाइंस कहा जाते हैं कैथोड पर, तो अगर मरकरी का कैथोड है, ये सब पता, बहुत सारी लिमिटेशंस पर हमने ऑर्डर लिखा है। इन सभी केसेस में जो इलेक्ट्रोड्स यूज करते हैं ना, एनोड और कैथोड, वो सब इनर्ट नेचर के हैं, प्लेटिनम टाइप से इनर्ट नेचर के हैं। तो अगर मान लो आपने कैथोड जो यूज किया है वो मरकरी का यूज किया है, तो इन केस ऑफ मरकरी कैथोड, इन केस ऑफ मरकरी कैथोड, यानी कैथोड किसका बना हुआ? मरकरी का। तो H+ से पहले कौन डिपॉजिट हो जाएगा? Na+। H+ से पहले Na+, क्योंकि यहां क्या होता है, Na+ रिड्यूस होने के बाद मरकरी से रिएक्ट करके अमलगम बना लेता है, और उसका भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फिर पिक्चर में आता है, तो फिर वहां पर Na+ की डिपॉजिट होने की टेंडेंसी H+ से ज्यादा हो जाती है। दिमाग मत लगाओ बेटा, यहाँ कोई P&C कॉम्बिनेशन वाले केसेस नहीं बन रहे कि अपनी मन में आए जो लिख दो, रहने दो। तुक्के नहीं मारने यहां पर बैठे बैठे कि हाँ ये होगा ये होगा, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन मत बनो। ठीक है, तो ये भी याद रखना, इन केस ऑफ मर्करी कैथोड H+ से पहले कौन डिपॉजिट हो जाएगा? Na+। अब इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। क्या क्वेश्चन आते हैं वो मैं आपको अब बता रहा हूं। तो यहां पर एक टेबल हम बनाएंगे, टेबल में एक कॉलम तो है सॉल्यूशन किसका है, सॉल्यूशन है जैसे NaCl एक्वस। यहां पर अब आपको लिखना है रिएक्शन एट एनोड। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम में लिखना है रिएक्शन एट कैथोड, और उसके बाद एक और कॉलम में नेचर ऑफ सॉल्यूशन। ये क्या है वो भी समझ में आएगा। लेट्स से NaCl का एक्वस सॉल्यूशन है, तो एनोड पर क्या रिएक्शन होगी? अब एनोड पर कौन जाते हैं? एनोड पर कौन जाएंगे? एनाइंस। एनाइन कौन कौन से यहां पर? एक तो Cl आयन और एक OH आयन। अब आपको ये डिसाइड करना है कि Cl आयन पहले डिपॉजिट होगा या OH आयन पहले डिपॉजिट होगा। तो अभी हमने ऑर्डर लिखा था, हमें पता है। तो OH आयन से पहले कौन डिपॉजिट होंगे? Cl आयन। Cl आयन से क्या बनेगा? Cl2 प्लस कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। कैथोड पर क्या होगा? Na+ और H+। तो H+ पहले डिपॉजिट होंगे, लेकिन ये H+ आ किससे रहे? वाटर से। तो केवल H+ नहीं लिखोगे, वाटर का रिडक्शन पोटेंशियल, यानी 2H2O प्लस H2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्टिंग इनटू H2 प्लस ट्वाइस OH। ये लिखने की आदत डालोगे, अपने आप आदत पड़ जाएगी थोड़े दिनों में।
हाँ सोचो, ये पूरा दिमाग में होना चाहिए। कैथोड पर कौन जाएंगे? एच प्लस। एच प्लस किससे आ रहे हैं? वाटर से। तो वाटर का रिडक्शन हो रहा है, वाटर का रिडक्शन हो रहा है। और नेचर ऑफ सॉल्यूशन, नेचर ऑफ सॉल्यूशन से मतलब क्या हो गया कि आफ्टर द इलेक्ट्रोलाइसिस, इनिशियली तो सॉल्यूशन जो था ना, इनिशियली जो सॉल्यूशन था वो न्यूट्रल था। हमें यह बताना है कि आफ्टर द इलेक्ट्रोलाइसिस भी क्या सॉल्यूशन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहेगा? नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि जैसे जैसे हम देख रहे हैं रिएक्शन होगी, यहां पर ओ एच आयन प्रोड्यूस हो रहे हैं, और अगर ओ एच आयन प्रोड्यूस होंगे तो ये सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? बेसिक हो जाएगा। और यहां पर अब एक और क्वेश्चन बनेगा। अभी तक तो क्वेश्चन ये बन रहा था कि इतनी करंट पास करने पर बताओ कितना सोडियम डिपॉजिट, कितनी क्लोरीन प्रोड्यूस होगी, कितनी हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगी, राइट? कि इतने इक्विवेलेंट करंट पास की तो कितनी क्लोरीन प्रोड्यूस होगी, कितनी हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगी। अब एक और क्वेश्चन बनेगा, बताओ फाइनली सॉल्यूशन की पीएच क्या होगी। लेकिन हमें कुछ अलग से नहीं करना है, क्योंकि इक्विवेलेंट्स तो सबके बराबर होंगे। जितने इक्विवेलेंट्स चार्ज के, उतने इक्विवेलेंट क्लोरीन के, उतने इक्विवेलेंट हाइड्रोजन के, और उतने ही इक्विवेलेंट ओएच आयन के भी होंगे। और H प्लस और OH आयन का चार्ज -1 होता है, इनका एन फैक्टर भी 1 होता है। तो अगर इक्विवेलेंट्स जितने होंगे इनके, उतने ही इनके क्या हो जाएंगे? मोल्स। मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, उससे कंसंट्रेशन और उससे पीएच निकाल सकते हो। उससे हम पीएच फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। अब आपको क्या करना है, कॉपर सल्फेट का अगर एक्वस सॉल्यूशन है तो उसकी रिएक्शन लिखनी है। कॉपर क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन है तो उसकी रिएक्शन लिखनी है। और Na2SO4 का एक्वस सॉल्यूशन है तो उसकी रिएक्शन लिखनी है। और हर एक केस में बताना है कि फाइनली सॉल्यूशन की नेचर क्या होगी। बताइए जल्दी से, सॉल्यूशन रिएक्शन फटाफट लिखो। बताओ अब एनोड में किसके बीच में कंपटीशन होगा? सल्फेट आयन और ओएच आयन के बीच में। सल्फेट आयन पहले डिपॉजिट होंगे या ओएच आयन? अविरल का आंसर आ गया, एसिडिक बेसिक और वापस से एसिडिक। यानी एक तरह से अविरल का कहना है कि पहला बेसिक, फिर एसिडिक, फिर बेसिक, फिर एसिडिक। लिख लिया आपने रिएक्शन? चलो एक और कॉपर सल्फेट की रिएक्शन में लिख लेता हूं। एनोड पर कौन जाएंगे? एनायंस। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पर एनायंस, तो यहां पर अब OH आयन पहले डिपॉजिट होंगे। और OH आयन से O2 प्लस 4H प्लस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। और कैथोड पर क्या होगा? कैथोड पर H प्लस और कॉपर प्लस 2 के बीच में कंपटीशन होगा। कौन डिपॉजिट होंगे? कॉपर। क्या प्रोड्यूस हो रहे हैं? H प्लस आयन, तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? एसिडिक।
solution will be acidic, right? Then third one, थर्ड आर्यन का आंसर आया पहला बेसिक, दूसरा एसिडिक, थर्ड भी न्यूट्रल, फोर्थ भी न्यूट्रल। थर्ड और फोर्थ, चलिए नेक्स्ट रिएक्शन लिखी जाए। वापस से कंपटीशन किस में होगा, क्लोरीन और OH। तो क्लोराइड आयन पहले डिपॉजिट होंगे, क्योंकि अब क्लोराइड आयन और OH के बीच में कंपटीशन हो रहा है। और यहां पर कॉपर आयन पहले डिपॉजिट होंगे। तो इस केस में वाटर का ना तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, ना वाटर का रिडक्शन हो रहा है, ना तो H प्लस प्रोड्यूस हो रहे हैं, ना OH आयन प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो सॉल्यूशन विल बी न्यूट्रल, न्यूट्रल। एंड लास्ट वन सल्फेट आयन और OH आयन के बीच में पहले कौन डिपॉजिट होगा, OH आयन। तो ये 4H प्लस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। और Na प्लस और H प्लस के बीच में कंपैरिजन करें तो H प्लस होंगे। तो वाटर का ही रिडक्शन हो रहा है और वाटर का ही ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब बताइए क्या होगा। अब यहां पर सॉल्यूशन एसिडिक होगा, बेसिक होगा, न्यूट्रल होगा। बताइए जी बताइए, एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल। वैसे बेसिक के चांसेस तो कम लग रहे हैं, लेकिन एसिडिक, यहां 4H प्लस आयन, यहां 2OH आयन। तो क्या एसिडिक, एसिडिक होगा या न्यूट्रल। बहुतों को लगता है सर यहाँ 4H प्लस आयन है, 2OH आयन है, तो एसिडिक हो जाएगा। ऐसे तो मैं इसको 2 से और मल्टीप्लाई, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या बेसिक हो जाएगा। अरे भाई, जितने इक्वलेंट्स H प्लस के प्रोड्यूस होंगे उतने ही इक्वलेंट्स OH आयन के भी होंगे। यानी H प्लस जितना हो रहा है उतना ही OH आयन हो रहा है। तो ये भी सॉल्यूशन क्या होगा, न्यूट्रल होगा। बिल्कुल सही कहा। इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए चेक करो, इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए चेक करो। डन। चलो एक क्वेश्चन दे देता हूं यहां पर। 0.1 फेराडे charge is passed through copper sulfate solution. Find loss in weight of solution and second part pH of solution is passed through। इसमें लिख देना थोड़ा सा 10 लीटर और ऐड कर देना। 10 लीटर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, पीएच ऑफ सॉल्यूशन। एक तो पीएच बतानी और ये बताना कि सॉल्यूशन के वेट में कितना लॉस होगा। सॉल्यूशन का वेट क्यों लॉस होगा, क्यों कम होगा, वो आप समझ सकते हो। क्योंकि कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन का हम इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं, तो सॉल्यूशन के वेट में कुछ ना कुछ चेंज होगा। और यहां पर कैलकुलेशन को आसान करने के लिए कॉपर का एटॉमिक मास कितना लेना है आपको, 64। कॉपर का एटॉमिक वेट आपको लेना है 64। लॉस इन वेट बताना है और पीएच भी बतानी है।
दीपक बेटा कॉपर और OH आयन में कहीं कंपेयर ही नहीं किया। केटाइन केटाइन के बीच में कंपेयर होता है, एनाइन एनाइन के बीच में कंपैरिजन होता है, तुम केटाइन एनाइन को ही कंपेयर कर रहे हो। आर्यन वापस से करो। अविरल सारे दोनों आंसर बताओ, एक नहीं दोनों। वैसे एक आंसर सही है। सेकंड पार्ट करना बहुत आसान है। सेकंड पार्ट तो देखते ही आंसर आ जाना चाहिए कि सर इसका आंसर तो इतना होगा। हर्षित का आंसर सही नहीं, हर्षित वापस चेक करो। अमन कॉपर सल्फेट के कारण सॉल्यूशन तब एसिडिक बेसिक अगर वो रिएक्शन होगी तो होगा, ऐसे नहीं बोल सकते हो। अगर सल्फेट आयन और कॉपर आयन इसकी किसी की भी वाटर के साथ रिएक्शन नहीं हो रही तो कुछ भी नहीं होगा। हार्दिक का आंसर बिल्कुल सही है, दोनों ही आंसर सही है हार्दिक के। अमन सही है, अमन के आंसर्स। नैतिक का एक आंसर सही है। आर्यन कुछ गड़बड़ है। पहली चीज तो ये सोचो लॉस किस किस के कारण होगा। कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में से देखा जाए तो एक तो कॉपर डिपॉजिट हो रहा है, तो सॉल्यूशन में से कॉपर +2 आयंस कम हो रहे हैं, और दूसरा ऑक्सीजन इवॉल्व हो रही है। तो लॉस एक तो कॉपर के कारण होगा जो डिपॉजिट हो रहा है, और ऑक्सीजन इवॉल्व हो रही है। तो इन दोनों का वेट निकालना पड़ेगा आपको, कॉपर जो डिपॉजिट हो रहा है और ऑक्सीजन जो प्रोड्यूस हो रही है। दिव्यांशु मैं कर दूं तो तुम तो, तुम्हारा जेई का पेपर भी मैं ही देके आ जाऊंगा, तुम क्लास भी मत करो। तुम रहने दो, जब तुम्हारा जेई का एग्जाम आए तब मुझे बुला लेना, ठीक है, कि मेरा एग्जाम देने के आ जाओ सर। रहने दो अभी। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। 0.1 फेराडे, यानी इतने इक्विवेलेंट्स है उतने ही इक्विवेलेंट्स ऑक्सीजन के भी होंगे, तो इक्विवेलेंट्स ऑफ ऑक्सीजन भी 0.1। ऑक्सीजन के मोल्स इनटू इसका एन फैक्टर होता है 4, तो ऑक्सीजन के मोल्स कितने हो गए, और मोल से क्या निकाल सकते हो, मास। तो मास ऑफ ऑक्सीजन 0.1/4 × 32, यानी 0.8 ग्राम। इसी तरह से कॉपर के इक्विवेलेंट्स भी कितने होंगे, 0.1, कॉपर का एन फैक्टर कितना है 2, तो कॉपर के इक्विवेलेंट्स, कॉपर के मोल्स इंटू एन फैक्टर 2, इक्विवेलेंट्स तो उसके भी 0.1, तो कॉपर का मास कितना हो जाएगा 0.1/2 × 64, यानी 3.2 ग्राम। दोनों को ऐड कर लो तो टोटल लॉस हो गया 4 ग्राम का। और जहां तक पीएच की बात करें तो 0.1 इक्विवेलेंट चार्ज है, तो 0.1 इक्विवेलेंट ही क्या होंगी, बस ये देखना है कि H+ है या OH आयन, H+ आयन। तो इसके भी 0.1 इक्विवेलेंट्स, 0.1 इक्विवेलेंट्स यानी 0.1 मोल्स, क्योंकि H+ का आयन फैक्टर 1 ही है। 4 मोल के साथ 4 इलेक्ट्रॉन, तो एक के साथ एक, तो H+ का आयन फैक्टर 1, तो 0.1 इक्विवेलेंट यानी 0.1 मोल। लेकिन ये 0.1 मोल कितने लीटर में है, 10 लीटर्स में। कितने लीटर में, 10 लीटर्स में। तो H+ की कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी, 0.1 मोल्स डिवाइडेड बाय 10, 10 की पावर -2, तो पीएच कितनी आ गई 2।
तो आंसर 4 और 2 बिल्कुल सही का। देखो बड़े जेई में भी इससे कुछ नहीं आएगा, जेई मेंस जेई एडवांस इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं, मैं आपको बता दूं, क्योंकि इसमें एग्जामिनर की लिमिटेशन है, वो कुछ भी नहीं पूछ सकता। और ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस की तो रिएक्शंस क्या होगी वो कुछ नहीं पता, तो हमेशा एग्जामिनर या तो बहुत सिंपल सी रिएक्शन पूछेगा, या फिर क्वेश्चन में रिएक्शन दे रखी होगी, और क्वेश्चन में रिएक्शन दे रखी तो वो क्वेश्चन टफ हो ही नहीं सकता वे, क्योंकि हमें तो क्या करना है, इक्विवेलेंट्स बराबर करने, बात खत्म। तो यहां पर बहुत टफ क्वेश्चन एग्जामिनर नहीं बना सकता है, मैं आपको बता दूं। बेसिक क्वेश्चन स्टैंडर्ड क्वेश्चन वही बनेंगे, ज्यादा टफ क्वेश्चन यहां पर बन ही नहीं सकते हैं, राइट। तो ये बेसिकली सारा जो डिस्कशन हो रहा था वो फेराड इस फर्स्ट और सेकंड लॉ वाला पार्ट था, कि अगर एक सॉल्यूशन के थ्रू करंट पास करे तो कौन पहले डिपॉजिट होगा कौन होगा। और यहां पर भी मैं आपको बता दूं, हमने सॉल्यूशन में एक से ज्यादा आयन की तो बात की है, लेकिन एक से ज्यादा मतलब दो। हमें केवल ये पता है कि ओ एच आयन से पहले कौन होगा बाद में कौन होगा, H प्लस से पहले कौन होगा बाद में कौन होगा। अगर आप मुझसे पूछो कि कॉपर आयन पहले डिपॉजिट होंगे या सिल्वर आयन पहले डिपॉजिट होंगे, नहीं पता, ये सब डेटा पर डिपेंड है। मैंने केवल ये बताया कि ये आयन H प्लस से पहले होंगी, ये आयन H प्लस से पहले होंगे, और ये भी तब है जब बहुत सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हो। अगर आपने सॉल्यूशन में कुछ चेंज कर दिया तो हो सकता है कि पहले कोई और डिपॉजिट हो जाए, जैसा मैंने आपको बताया कि Na प्लस के केस में अगर आप मरकरी के इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हो तो H प्लस से पहले मरकरी, H प्लस से पहले Na प्लस डिपॉजिट हो जाएगा, H प्लस से पहले Na प्लस डिपॉजिट हो जाएगा। तो कहीं ये आपको पता होना चाहिए, एक्सेप्शनल केसेस, ये जो मैं बता रहा हूं वो इन जनरल है, यही फॉलो होता है। अगर डेटा दे रखा है तो उसके अकॉर्डिंग करोगे, और किसी क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि यार ये डिपॉजिट हो रहा है, तो फिर वहां दिमाग मत लगाना, जो क्वेश्चन में दे रखा है वही डिपॉजिट हो रहा होगा। ये नहीं कि सर ने तो ये बताया था और इस क्वेश्चन में ये दे रखा है तो अब क्या करें, अरे जो क्वेश्चन में दे रखा है उसी को मानो। फिर ये तब है जब क्वेश्चन में ये नहीं दे रखा कि कौन डिपॉजिट हो रहा है, तब ये लॉजिक लगाओगे। देन यहां पर एक केस 3 और बनता है, बट उस पर ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं केस 3 पर। केस 3 क्या वो बताता हूं, इफ एक्टिव इलेक्ट्रोड्स आर प्रेजेंट। अगर एक्टिव इलेक्ट्रोड्स है, एक्टिव इलेक्ट्रोड से मतलब क्या हुआ, अभी तक यूं मान के चलो कि जो इलेक्ट्रोड्स हम यूज कर रहे थे वो सब इनर्ट नेचर के थे। इनर्ट नेचर का मतलब उन इलेक्ट्रोड्स का ना तो कोई ऑक्सीडेशन हो रहा है ना रिडक्शन हो रहा है, हाँ उन इलेक्ट्रोड्स पर आके किसी का रिडक्शन ऑक्सीडेशन हो रहा है, लेकिन इलेक्ट्रोड के मटेरियल का कोई ऑक्सीडेशन और रिडक्शन नहीं हो रहा। ज्यादातर इनर्ट इलेक्ट्रोड के लिए हम क्या यूज करते हैं, प्लेटिनम। प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन रिडक्शन कुछ भी नहीं होता। लेकिन सोचो अगर एक सॉल्यूशन, एक ऐसा हम कोई सेल लें, लेट्स से इसमें हमने क्या किया, कॉपर के ही इलेक्ट्रोड्स ले लिए, ये दोनों ही कॉपर के इलेक्ट्रोड्स हैं, कॉपर सॉलिड, ये भी कॉपर, और सॉल्यूशन भी कॉपर सल्फेट का, ये मान लो Copper+2 सल्फेट आयन, H प्लस आयन और OH आयन साहब। अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब यहां पर यूं कह सकते हो कि एनोड और कैथोड पर, पहले मैं बात करता हूं एट कैथोड। कैथोड पर क्या क्या रिएक्शन हो सकती, तो कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन। रिडक्शन किसका हो सकता है, Copper+2 का या फिर H प्लस का। ये H प्लस वाटर से आ रहे हैं, चाहो तो वाटर की रिडक्शन लिख देना। तो यूं देखा जाए तो कैथोड पर तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ, क्योंकि जो कैथोड का मेटल है कॉपर का, तो और रिडक्शन हो ही नहीं सकता, तो यहां पर ये Copper+2 का रिडक्शन या H प्लस। लेकिन चेंज कहां होगा, एट एनोड। एनोड पर या तो सल्फेट आयन का ऑक्सीडेशन हो, क्या बनेगा, H2O8 2-, कंपटीशन तो इन्हीं के बीच में होगा, कौन सी रिएक्शन होगी नहीं होगी वो बात की बात है। OH- से क्या बनेगा, O2। लेकिन यहां पर एक और पॉसिबिलिटी जनरेट हो गई, जो कॉपर का कैथोड है उसका भी तो ऑक्सीडेशन हो सकता है, ये कॉपर मेटल जो है इसका भी तो ऑक्सीडेशन हो सकता है। यानी अब यहां पर आपको इन तीनों में कंपेयर करना होगा कि सल्फेट आयन पहले होगा, OH आयन पहले होगा, या कॉपर आयन पहले ऑक्सीडाइज होगा। देखो सारे एनाइंस में हमें ऑर्डर पता है,
कि एनाइन में कौन पहले होगा, लेकिन अब एनाइन को और किससे कंपेयर करना है, कॉपर से भी करना है। अब मेटल कभी कॉपर हो सकता है, कभी सिल्वर हो सकता है, कभी गोल्ड हो सकता है, कभी जिंक हो सकता है। यहां पर अब कंफ्यूजन आ गया। अब तो बहुत सारे केसेस बन गए। पहले हमने क्या किया था, OH आयन से पहले कौन होता है और OH आयन के बाद में कौन होता है, दैट्स इट, ये हमें पता था। लेकिन अब इसको तो हमें कॉपर से भी कंपेयर करना है, कभी कॉपर कभी सिल्वर, तो इतने सारे डेटा हम याद नहीं कर सकते। अगर ऐसा कभी हुआ तो क्वेश्चन में वैल्यूज गिवन होगी, किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना है, किसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना है। फिर से वही लॉजिक, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल यानी जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो पहले ऑक्सीडाइज होगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो पहले रिड्यूस होगा। बट फिर से वही बात आती है, अगर डेटा नहीं दे रखा हो तो तो लेग आ गया भाई। फ्रीज हो गई स्क्रीन, स्क्रीन फ्रीज्ड। हाँ जी, नहीं आया। अच्छा, मैं खुद फ्रीज हो गया। अच्छा, मैं खुद फ्रीज हो गया क्या? मक्खन जैसा चल रहा है। चलो, जग तो रहे, मैं देख रहा था, सो तो नहीं गए तुम लोग? ये बिस्तर पे जो बैठ के आराम से देख रहे हैं ना लेक्चर, जल्दी से बिस्तर छोड़ दो, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। और एग्जाम में इसी से क्वेश्चन आने वाला है। उठ जाओ, जल्दी से उठ जाओ, बिस्तर से निकलो बाहर। टेबल, चेयर, चेयर पर होने चाहिए एकदम, बैक स्ट्रेट। हाँ, सर का स्टेचू बन गया है। शुभांकर, इससे अच्छा आसान चैप्टर क्या होगा? थाहियन कह रहा है कि सर हम तो टेबल में ही बैठे हैं सुबह से। मयंक कह रहा है 90% क्लासेस आई टुक ऑन चेयर टेबल। 90% ना, 100 तो नहीं है। स्लीप कैसे अवॉइड कर सकते? लंच मत करो बेटा। अगर आफ्टर लंच नींद आती तो लंच ही मत करो, बस। बस बात खत्म। थोड़ा थोड़ा सा खाते रहो, एक रोटी फिर एक रोटी, सुबह से थोड़ा थोड़ा खाते रहो। 4 रोटी खाते हो तो एक साथ मत खाओ। और सैलड ज्यादा खाओ, नींद नहीं आएगी। हेवी खाना खाओगे, ऑयली स्टफ खाओगे तो नींद आएगी। चलो वापस आता हूँ। तो अब कैसे डिसाइड करें? डेटा नहीं दे रखा हो तो एक सिंपल सा आंसर बताता हूं। अगर डेटा नहीं दे रखा कि किसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना है तो क्या करना है, वो बता रहा हूं। तो देखिए, ये जो एक्टिव इलेक्ट्रोड्स है ना, वो हम तभी यूज करते हैं जब या तो प्रोसेस हो रहा है इलेक्ट्रो रिफाइनिंग का या फिर इलेक्ट्रोप्लेटिंग का। आई थिंक पढ़ चुके होंगे आप मेटलर्जी में इलेक्ट्रो रिफाइनिंग क्या होती है। कॉपर की इलेक्ट्रो रिफाइनिंग जब होती है तो इम्प्योर कैथोड होता है, प्योर एनोड होता है। सॉरी, इम्प्योर एनोड होता है, प्योर कैथोड होता है। एनोड पर कैथोड जो एनोड पर कॉपर जो है ऑक्सीडाइज होता है। कॉपर ऑक्सीडाइज होकर कैथोड पर जाके वो डिपॉजिट हो जाता है, और जो इम्प्योरिटीज होती है वो एज ए एनोड मड नीचे इकट्ठी होती जाती है। तो यहां पर इन केस ऑफ इलेक्ट्रो रिफाइनिंग मेटल का ही ऑक्सीडेशन होता है और उसी मेटल का वापस रिडक्शन हो जाता है। यानी यहां से कॉपर ऑक्सीडाइज हुआ और वही कॉपर जाके डिपॉजिट हो जाता है। मतलब बाकी आयंस की कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं होता है, वो जितनी है
उतनी ही रहती है। और यही चीज इलेक्ट्रोप्लेटिंग में भी होती है। जैसे यहां पर मान लो कोई मेटल है जिस पर आपको कॉपर की प्लेटिंग करनी हो, कॉपर की प्लेटिंग, निकल की प्लेटिंग करनी हो, तो क्या किया जाता है, यहाँ कॉपर का इलेक्ट्रोड होता है, सॉरी निकल का इलेक्ट्रोड है, यहां से कॉपर ऑक्सीडाइज होगा, वो कॉपर यहां जाके डिपॉजिट हो जाएगा, तो कॉपर की प्लेटिंग हो जाएगी। तो इलेक्ट्रो रिफाइनिंग या इलेक्ट्रो प्लेटिंग, ये दोनों ऐसे प्रोसेस है जिसमें मेटल का ही ऑक्सीडेशन होगा, मेटल का ही रिडक्शन होगा। तो कहीं पर भी आपको अगर ऐसे दिख जाए कि कॉपर के इलेक्ट्रोड्स कॉपर का ही सॉल्यूशन, निकल के इलेक्ट्रोड्स निकल का ही सॉल्यूशन, मतलब एक्टिव इलेक्ट्रोड्स है, यानी प्रोसेस या तो इलेक्ट्रो रिफाइनिंग का या प्रोसेस इलेक्ट्रो प्लेटिंग का हो रहा है, और वहां पर मेटल का ही ऑक्सीडेशन, मेटल का ही रिडक्शन। तो if electrode potential are not given, then consider the process to be of electrorefining or electroplating in both cases same metal ion oxidizes and reduces at anode and cathode respectively। हाँ बेटा, 100 डेज में AIR 1 की वीडियोस बहुत आ रही है। सही है। अनय, हम तो बेटा माइनस में रैंक की तैयारी कर रहे हैं ना। 2 साल की तैयारी, सोचो 100 डेज में जब AIR 1 आ सकती, तो 50 डेज में तो 100 में या 200 आ जाएगी। लेकिन जो 100 डेज से ज्यादा की तैयारी कर रहे हैं उनकी रैंक तो सोचो माइनस में आएगी। तो वी आर फाइटिंग फॉर माइनस रैंक, नहीं 1 नहीं, माइनस में। सीक्वेंस ऋषि, ओलंपियाड के लिए कुछ भी अलग से नहीं करना है। मेरी जो एक शीट है उसमें से S1 कर लो, सबकी फर्स्ट लेवल आराम से निकल जाएगा। और थोड़ा अच्छा लेवल करना चाहते हो, S1 और JEE एडवांस कर लो। ओलंपियाड के फर्स्ट लेवल में कहीं गाड़ी नहीं रुकेगी। आज 5:45 की क्लास नहीं है, बट मेरी तो क्लास है ना 5:45 पर यार। सही है। कोई कह रहा है सर 100 डेज में रैंक 1 इन नेगेटिव मार्क्स आएगी, ये बात तो सही है। रैंक 1 तो आएगी बट नेगेटिव मार्क्स की आएगी। चलो जी, तो ये ध्यान रखना, यानी कॉपर का ही रिडक्शन, कॉपर का ही ऑक्सीडेशन, तो रिएक्शन पता चल जाएगी यहां पर। तो ये था सेकंड पार्ट, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में मैंने आपको बताया। देन अब मैं यहां पर थर्ड पार्ट स्टार्ट करने से पहले एक और छोटा सा पार्ट यहां पर आता है। डेली लाइफ में जो हम सेल्स और बैटरीज यूज करते हैं उनमें क्या रिएक्शंस होती है। तो हेडिंग डालिए सेल्स एंड बैटरीज, सेल एंड बैटरी लिख दो। अच्छा, कोई वैसे तो डेली लाइफ में हम किसी को भी सेल बोल देते हैं, किसी को भी बैटरी बोल देते हैं, बट आपको पता है देर इज ए डिफरेंस बिटवीन सेल एंड बैटरी।
क्या डिफरेंस है? आज फिजिक्स की 4 घंटे की क्लास है ऐसा? एक से ज्यादा सेल्स अगर सीरीज में कनेक्ट कर दिए जाते हैं तो उसे हम कहते हैं बैटरी। राइट। अब ये जो सेल्स होते हैं इनको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी एंड सेकेंडरी मतलब क्या है प्राइमरी और सेकेंडरी का? प्राइमरी जिनको आप रिचार्ज नहीं कर सकते, नॉन रिचार्जेबल, इन्हें हम कहते हैं प्राइमरी सेल्स। और जिनको रिचार्ज किया जा सकता है उन्हें हम कहते हैं सेकेंडरी सेल्स। ऑब्वियसली आपको भी पता है सेकेंडरी सेल्स यानी जिनको रिचार्ज कर सकते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट हाँ, डेली लाइफ में आप टॉर्च में या आपने देखा होगा वॉच में भी जो सेल्स हम यूज करते हैं एक टाइम के बाद फेंकना पड़ता है, फिर नया सेल यूज करते हैं। तो रिचार्जेबल सेल भी हम यूज करते हैं, नॉन रिचार्जेबल भी यूज करते हैं। तो दोनों ही तरह के सेल्स हम यहां पर यूज करते हैं। तो हमारे सिलेबस में दो प्राइमरी और दो सेकेंडरी सेल्स के एग्जाम्पल है, दो प्राइमरी और दो सेकेंडरी। तो पहले डिस्कस करते हैं प्राइमरी सेल, ठीक है। प्राइमरी की बात कर रहा हूं, दो एग्जाम्पल इसके डिस्कस करेंगे, दो एग्जाम्पल इसके डिस्कस करेंगे। तो पहला एग्जाम्पल जो प्राइमरी का है दैट इज ड्राई सेल। ये जो पेंसिल सेल हम टॉर्च में यूज करते हैं ना, ड्यूरा सेल या और कौन से आते हैं, एवरी एवर रेडी, कुछ हाँ ऐसे ही कुछ नाम है यार, बहुत टाइम से यूज नहीं किया। निप्पॉन के भी आते हैं शायद, पेनासोनिक के भी आते हैं। तो ड्राई सेल, बट इनका एक और नाम भी है, लेक्लांसे सेल। लेक्लांसे सेल। ये शक्ति वाला तो मैं पहली बार सुन रहा हूं यार। ये इसमें क्या होता है, आई थिंक इसका डायग्राम थोड़ा बहुत हम सबको पता भी है। कुछ इस तरह का एक सिलेंड्रिकल बॉडी होती है, और इस सिलेंड्रिकल बॉडी ये जिंक की बनी हुई होती है। जो आउटर शेल होता है वो जिंक का होता है, और इसके बीच में यानी सेंटर पर कॉपर सॉरी ग्रेफाइट का इलेक्ट्रोड होता है। ग्रेफाइट का इलेक्ट्रोड होता है सेंटर पर। ये एक तरह से इनर्ट इलेक्ट्रोड है, ग्रेफाइट का तो इनर्ट इलेक्ट्रोड है बट ये इनर्ट इलेक्ट्रोड नहीं है। और इन दोनों के बीच में एक सॉलिड पेस्ट भर दिया जाता है। ये जो सॉलिड पेस्ट इन दोनों के बीच में भरा जाता है उसमें मेनली होता है NH4Cl प्लस MnO2। NH4Cl प्लस MnO2 इसका एक सॉलिड पेस्ट जो है वो भर दिया जाता है। और भी कुछ कुछ सब्सटेंस होते हैं, लेकिन हमें मेजर इंपॉर्टेंट रिएक्शंस यहां पर पता होनी चाहिए कि एनोड किसका बना होता है, कैथोड किसका बना होता है, बीच में जो सब्सटेंस यूज किया जाता है वो किसका होता है। अब यहां रिएक्शन क्या होती है वो बताता हूं। एनोड पर तो एट एनोड जिंक का ऑक्सीडेशन होता है, जिंक कन्वर्ट हो जाता है Zn+2 इलेक्ट्रॉन। और कैथोड पर क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन लिख रहा हूं। पहले NH4 प्लस आयन जो है ये केटायन है, ये कैथोड पर जाके अमोनिया में कन्वर्ट हो जाते हैं +12H2। और ये जो हाइड्रोजन यहां से प्रोड्यूस होती है, ये हाइड्रोजन जो है MnO2 के साथ रिएक्ट करके जहां पर Mn+4 में है, इस Mn को ये रिड्यूस कर देते हैं +3 में।
Mn को रिड्यूस कर दिया जाता है +3 में, तो जो ओवरऑल रिएक्शन होती है एट एनोड, सॉरी कैथोड की बात कर रहा हूं, तो ओवरऑल रिएक्शन क्या होती है, इन दोनों को ऐड कर दें तो MnO2, ये H2 वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, NH4 प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन कन्वर्टिंग इनटू अमोनिया, अमोनिया गैस कह सकते हो, प्लस MnOOH। यस, ये रिएक्शन आपको याद होनी चाहिए। वैसे तो मैं बहुत टाइम से कह रहा हूं, क्वेश्चन इतने नहीं आए हैं इस पर, बट मुझे लगता है जेई मेंस पर इस पर क्वेश्चन अच्छे खासे बन सकते हैं। जेई मेंस वाले पूछ सकते हैं कि बताओ लेक्लांसे सेल, ड्राई सेल में कौन सी रिएक्शन होती है, एनोड पर क्या रिएक्शन होती है, कैथोड पर क्या रिएक्शन होती है, वो पता होना चाहिए। ज्यादातर को ये लगता है कि Mn+4 से +2 में जाता होगा, यहाँ Mn+4 से +2 में नहीं जा रहा है, ये ध्यान रखना। Mn+4 से +3 में जा रहा है। क्या बन रहा है प्रोडक्ट, वो पता होना चाहिए, वो प्रोडक्ट्स पता होने चाहिए। तो ये यहां पर रिएक्शन जो हो रही है वो हमने यहां पर लिख दी, किसका रिडक्शन हो रहा है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। और एक और चीज जो आपको पता होनी चाहिए कि सिंगल सेल का सेल पोटेंशियल जो होता है, ये सिंगल सेल का जो सेल पोटेंशियल होता है दैट इज समथिंग अराउंड 1.5 वोल्ट। लिखते जाओ फटाफट कि रिएक्शन क्या हो रही है। और इस चीज को आपको ध्यान रखना, एनसीईआरटी से वापस पढ़ लेना, और एग्जाम के पहले भी एनसीईआरटी से इस चीज को अच्छी तरह से पढ़ लेना, ताकि एनसीईआरटी की लैंग्वेज हमें पता हो। तो ये जो सेल्स एंड बैटरीज वाला पार्ट है, ये आपको ढंग से एनसीईआरटी से पढ़ना है। राइट, नाउ ये तो हो गया ड्राई सेल। एक और प्राइमरी सेल का एग्जांपल दे रहा हूं यहां पर, मर्करी सेल। मर्करी सेल जिसे हम बटन सेल भी बोलते हैं, ये कहां यूज होता है, टॉर्च वगैरह में। जो टॉर्च और ये हम यूज करते हैं, सॉरी टॉर्च में नहीं, वॉच में, पतले वाले चिपटे वाले सेल, इन्हें बटन सेल भी बोला जाता है। इसमें क्या होता है, अब इसका डायग्राम बनाना मुश्किल है, अगर आप लोगों के पास एनसीईआरटी हो तो उससे देख लेना, यहां पर अभी उस डायग्राम नहीं बनाया जा सकता। इसमें क्या होता है, प्लेट्स होती है, सर्कुलर प्लेट्स होती है, एक प्लेट एनोड और दूसरी प्लेट कैथोड, और दोनों के बीच में एक पार्टीशन कर दिया जाता है। यूं कह दो कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन टाइप कोई भी सब्सटेंस होता है, उसका एक पार्टीशन कर दिया जाता है, एसपीएम लगा दी जाती है। याद करो वही सॉल्ट ब्रिज वाला केस जो मैंने आपको बताया था। तो यहां पर सर्कुलर डिस्क होती है। एनोड यहां पर भी किसका बना होता है, जिंक का। एनोड जो होता है जिंक का, जिंक का ऑक्सीडेशन होता है यहां पर, और जिंक सॉलिड जो है ऑक्सीडाइज होके वो कन्वर्ट हो जाता है ZnO में, ZnO। और यहां बेसिक मीडियम होता है प्लस H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये भी सॉलिड है। जिंक का ऑक्सीडेशन हो गया एनोड पर। कैथोड किसका बना होता है, मरकरी का, HgO का। ये एनोड, ये कैथोड। कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन होता है, और H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्टिंग इनटू Hg प्लस ट्वाइस OH माइनस, प्लस ट्वाइस OH माइनस। ओवरऑल रिएक्शन के लिए दोनों को ऐड कर सकते हो। एक तरह से यहां पर ओवरऑल रिएक्शन अगर लिखी जाए तो जिंक का ऑक्सीडेशन और HgO का रिडक्शन हो जाता है, जिंक ऑक्साइड प्लस HgO।
ये ओवरऑल रिएक्शन, और इसी सिंगल सेल का जो सेल पोटेंशियल होता है वो 1.35 वोल्ट के बराबर होता है। इंटरेस्टिंग चीज आपको बताता हूं, ये चाहे दोनों ही हाफ सेल जो है, चाहे ड्राई सेल चाहे इनको, इनमें जो सब्सटेंस यूज होता है वो सॉलिड होता है। सॉलिड क्यों यूज करते हैं, उसका एक लॉजिक है कि आप इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज में इनको यूज करते हो, लिक्विड यूज कर लिया, पता चला लीकेज हो गया, आपका अप्लायंस ही खराब हो गए, तो सॉलिड सब्सटेंस यूज करते हैं। लेकिन सॉलिड सब्सटेंस यूज करने का एक नेगेटिव इंपैक्ट आता है। नेगेटिव इंपैक्ट क्या आता है, सॉलिड सब्सटेंस 100% यूटिलाइज नहीं होते हैं, क्योंकि उनके थ्रू मूवमेंट इतना इजीली नहीं हो पाता। तो इसीलिए इन सेल्स में जितना भी सब्सटेंस हम यूज करते हैं वो बहुत ज्यादा यूज नहीं हो पाते, एफिशिएंसी इनकी कम होती है, ये एक प्रॉब्लम होती है। लेकिन एक बेनिफिट जरूर है, बेनिफिट ये है कि जो सॉलिड्स होते हैं ना उनका एक्टिव मास आपको पता कांस्टेंट होता है। सॉलिड्स का जो एक्टिव मास होता है वो कांस्टेंट होता है। तो ये जो सेल्स है इनकी अमाउंट बढ़ जाए या कम हो जाए, कंसंट्रेशन तो कांस्टेंट है, तो इसीलिए इन सेल का जो सेल पोटेंशियल है वो कांस्टेंट रहता है। इन सेल का सेल पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है, यानी ये एडवांटेज है। रिएक्शन हो रही है, सेल आपने यूज कर लिया 50% 70%, उससे सेल पोटेंशियल नहीं बदलता इनका, वो कांस्टेंट रहता है। क्यों, क्योंकि सारी स्पीसीज जो है वो सॉलिड है। तो इसे हम कहते हैं कि नॉन एक्टिव स्पीसीज है। एक्टिव मतलब जिनकी कंसंट्रेशन चेंज होने पर एक्टिविटी चेंज हो रही हो, यहां एक्टिविटी चेंज ही नहीं होती, इसलिए इन सेल का जो सेल पोटेंशियल है वो कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो रिएक्शन पता होनी चाहिए। देखो सिंपल सी बात है, किसका रिडक्शन किसका ऑक्सीडेशन। देन हमारे सिलेबस में दो सेकेंडरी सेल्स भी है, तो सेकेंडरी सेल्स की अब मैं बात कर रहा हूं, और इसमें सबसे ज्यादा जो कॉमनली हम यूज करते हैं वो है लेड स्टोरेज बैटरी, लेड स्टोरेज सेल या बैटरी। जितनी भी कार्स में, बाइक्स में, इन्वर्टर में, घरों में जितनी भी बैटरीज आज की डेट में हम यूज कर रहे हैं, आज से पहले यूज करते थे, वो सब लेड स्टोरेज सेल ही है। वो बड़ी बड़ी हैवी हैवी बैटरीज जो होती ना, वो हैवी क्यों होती, क्योंकि लेड का एटॉमिक वेट बहुत होता है, 206 207 एटॉमिक वेट होता है, इसीलिए बहुत ज्यादा हैवी होती है ये। लेकिन यही यूज हो रही है बहुत सालों से। हाँ, मोबाइल वगैरह में हम लेड नहीं यूज करते, वहां लिथियम यूज करते हैं। पता है क्यों लिथियम यूज किया जाता है? उसका एक बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। अगर 1 मोल लेड यूज करोगे, 1 मोल लेड, तो उसका मास होता है 206 ग्राम। क्योंकि चार्ज कितना प्रोड्यूस होगा वो तो मोल्स पर डिपेंड करेगा, मोल्स पर डिपेंड करेगा। और यही 1 मोल लिथियम का मास केवल कितना होता है पता आपको? 7 ग्राम। दैट इज द लाइटेस्ट मेटल, दैट्स वाई वी यूज लिथियम। दो वो कॉस्टली होता है और बहुत सारे इश्यूज है, लेकिन अगर हल्का मोबाइल बनाना है तो लिथियम यूज करना पड़ेगा आपको। तो ये सबसे फेवरेबल चीज है लिथियम के लिए। बाकी अब यहां पर ये हम डिस्कस नहीं करेंगे कि लिथियम ही क्यों, सॉरी, लेड क्यों यूज करते हैं यहां पर सर, सिल्वर यूज क्यों नहीं करते या कॉपर यूज क्यों नहीं करते, वो सारे इश्यूज प्रैक्टिकली देखने पड़ेंगे। ये सब इतना आसान नहीं है बेटा, इतना आसान नहीं है ये सारी चीजें। जब आप आगे रिसर्च करोगे तब पता चल पाएगा कि क्या प्रॉब्लम आती है। हम यहाँ थियोटिकल बातें करते हैं, एक्सपेरिमेंटली जब प्रैक्टिकली रियलिटी में बात करते हैं तो क्या प्रॉब्लम आती है, कितने परसेंट सब्सटेंस यूटिलाइज होता है, वो सारी चीजें देखनी पड़ती है। तो लेड स्टोरेज सेल में क्या होता है वो समझाता हूं पहले आपको। इसमें हम क्या करते हैं, इस तरह की प्लेट्स होती है, और इस तरह की प्लेट्स को एक दूसरे से पैरेलली, एक दूसरे के पैरेलल लगा दिया जाता है।
तो यूं कह दीजिए बहुत सारी पैरेलल प्लेट्स हैं। ये जो प्लेट है ये लेड की है, सेकंड प्लेट जो है वो PbO2, फिर वापस से लेड, फिर PbO2। इस तरह से बहुत सारी प्लेट्स को कनेक्ट कर दिया जाता है। ये एक पेयर ऑफ प्लेट जो होता है ना, वो एक सेल है। तो राइट नाउ यहां पर आप कह सकते हो कि ये एक सेल, ये दो सेल का डायग्राम मैंने बना दिया, और इन सब को एक बहुत बड़े टैंक में डाल दिया जाता है, कंटेनर में। और ये जो कंटेनर होता है उसमें H2SO4 का सॉल्यूशन होता है। H2SO4 का सॉल्यूशन होता है। अब ये जो सेकेंडरी सेल्स होते हैं ना, इनमें दो तरह के प्रोसेस होते हैं, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग। जब ये डिस्चार्ज होते हैं तो हमें करंट मिलती है, लेकिन थोड़ी देर के बाद हमें इनको वापस चार्ज करना पड़ता है, तब हम इनको करंट देते हैं। तो ये जो सेकेंडरी सेल्स होते हैं ये गैल्वेनिक सेल की तरह भी बिहेव करते हैं और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह भी बिहेव करते हैं। जब डिस्चार्ज होंगे यानी हमें करंट मिलेगी तो ये गैल्वेनिक सेल की तरह बिहेव कर रहे हैं, जब हम इन्हें चार्ज करेंगे तो ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह बिहेव करते हैं। तो ड्यूरिंग गैल्वेनिक सेल मतलब ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग यहां क्या रिएक्शन होगी वो मैं आपको बता रहा हूं। तो ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग क्या होगा, जब ये गैल्वेनिक सेल की तरह एक्ट कर रहे हैं तो जो लेड होता है वो ऑक्सीडाइज होता है लेड+2 में, और दो इलेक्ट्रॉन, लेकिन जैसे ही ये लेड+2 आयन सॉल्यूशन में डिसॉल्व होते हैं, PbSO4 एक स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, तो Pb+2 प्लस सल्फेट आयन इसका एक प्रेसिपिटेट बन जाता है PbSO4 का। और आपको मैं बता दूं ये जो प्रेसिपिटेट बनता है वो इसी लेड प्लेट पर ही डिपॉजिट हो जाता है, नीचे नहीं गिरता। अगर नीचे गिर गया तो ये सेल वापस रिचार्ज नहीं हो सकता। इसीलिए आपने सुना होगा कि बहुत जगह ऐसी लैंग्वेज यूज होती है, लेड वाली बैटरीज पर आप देखना स्पॉन्जी लेड ऐसा वर्ड यूज होता है। स्पॉन्जी लेड मतलब उसमें परफोरेटेड होते हैं, बहुत सारे होल्स होते हैं ताकि कहीं थोड़ा बहुत लेड गिर भी रहा हो तो अंदर ही रुक जाए। तो ऐसी टर्मिनोलॉजीज भी यूज होती है। तो यहां पर ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी, ओवरऑल रिएक्शन PbS प्लस सल्फेट आयन कन्वर्टिंग इनटू PbSO4 PPT प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो ये वाली रिएक्शन किस पर होगी, एनोड पर। कैथोड पर क्या होगा, कैथोड पर लेड जो है वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में PbO2, यहां पर ये रिड्यूस होता है, रिड्यूस होके किस में जाएगा, Pb+2 में। ओवरऑल रिएक्शन को अगर हम बैलेंस करें तो ट्वाइस H2O 4H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, Pb+4 से Pb+2 रिडक्शन हो रहा है, लेकिन जैसे ही यहां पर भी ये Pb+2 आयन सॉल्यूशन में जाके डिसॉल्व होंगे, PbSO4 का प्रेसिपिटेट बन जाएगा, और ये प्रेसिपिटेट भी उसी PbO2 वाली प्लेट पर डिपॉजिट हो जाएगा। यानी जैसे जैसे सेल डिस्चार्ज हो रहा है दोनों प्लेट्स पर PbSO4 डिपॉजिट होता जाएगा। यानी लेड वाली प्लेट पर लेड का मास कम होगा लेकिन PbSO4 का मास बढ़ेगा, PbO2 वाली प्लेट पर भी PbO2 का मास कम होगा लेकिन लेड सल्फेट का मास बढ़ेगा। ओवरऑल रिएक्शन के लिए फिर से दोनों को ऐड कर दो तो PbO2 प्लस सल्फेट आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्टिंग इनटू PbSO4 प्लस ट्वाइस H2O। ये ओवरऑल रिएक्शन हो, ये एनोड पर, ये कैथोड पर। ओवरऑल रिएक्शन के लिए क्या करो, ओवरऑल रिएक्शन के लिए दोनों रिएक्शन को ऐड कर दो, दोनों रिएक्शन को ऐड कर दो, PbO2 PbSO4 दोनों को ऐड करें तो Pb सॉलिड प्लस PbO2 सॉलिड प्लस, यहां से अगर हम देखें कुछ गड़बड़ कर दी क्या, अच्छा यहाँ 4H प्लस आयन और होगा, वो मैंने नहीं लिखा था तो अब लिख देता हूं, 4H प्लस आयन प्लस ट्वाइस सल्फेट आयन कन्वर्टिंग इनटू ट्वाइस PbSO4 प्लस 2H2। और चाहो तो आप इसको 2H2SO4 भी लिख सकते हो, इसको 2H2SO4 भी लिख सकते हो। यानी ओवरऑल रिएक्शन में हम देखें तो क्या हो रहा है, जैसे जैसे सेल डिस्चार्ज हो रहा है
H2SO4 कंज्यूम हो रहा है, यानी सॉल्यूशन में H2SO4 की कंसंट्रेशन कम होती जाएगी। वाटर प्रोड्यूस हो रहा है तो सॉल्यूशन जो है वो डाइल्यूट होता जाएगा। जैसे जैसे ये सेल डिस्चार्ज होगा, ये सॉल्यूशन में H2SO4 की कंसंट्रेशन कम होगी, ये डाइल्यूट होता जाता है। और हम ये कहते हैं कि इनिशियली लगभग इसकी कंसंट्रेशन जो होती है H2SO4 की 38% W/W होती है। 38% W/W, हाईली एसिडिक है ये 38%। इसीलिए कहा जाता है जो सेल्स और बैटरीज का जो एसिड होता है वो बहुत ज्यादा एसिडिक होता है। लेकिन जैसे जैसे डिस्चार्ज होता है, जब H2SO4 का परसेंटेज 20% के आसपास आ जाता है, तो हम कहते हैं कि अब हमें इसको वापस रिचार्ज कर लेना चाहिए। और जब रिचार्ज करते हैं तो हम क्या करते हैं, दोनों प्लेट्स पर क्या डिपॉजिट हो गया, PbSO4। अब आप इसमें से किसी एक को एनोड बना दो, किसी एक को कैथोड बना दो। जहां एनोड एनोड बनाओगे वहां लेड +2 से वापस +4 में चला जाएगा, जिसको कैथोड बनाओगे वहां पर लेड +2 से 0 में चला जाएगा। मतलब यही रिएक्शन दोनों रिवर्स हो जाएगी जब आप चार्जिंग करोगे तो ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग की रिएक्शन पता है, चार्जिंग की रिएक्शन जस्ट इसकी अपोजिट हो जाएगी। और मैं फिर से कह रहा हूं, ध्यान रखना, अगर ये प्रेसिपिटेट नीचे गिर गया तो फिर आप इसे चार्ज नहीं कर पाओगे। तो ये बहुत जरूरी कि ये प्रेसिपिटेट इसी पर डिपॉजिट हो। और एक सिंगल सेल का जो सेल पोटेंशियल होता है वो 2 वोल्ट के बराबर होता है। लेकिन मार्केट में हम जब जाते हैं ना, तो इस तरह की बैटरीज जो मिलती है इस तरह से मिलती है, 6 वोल्ट 12 वोल्ट। यानी 6 वोल्ट है तो तीन बैटरीज को सीरीज में कनेक्ट कर दो, 12 वोल्ट है तो 6 बैटरीज को सीरीज में कनेक्ट कर दो। तो इस तरह से 6 वोल्ट 12 वोल्ट 18 24 इस तरह की बैटरीज मिलती है। और ज्यादा चाहिए तो बहुत सारी बैटरीज को कनेक्ट कर दो। तो ये कॉन्सेप्ट होता है। और बहुत बार आपने सुना होगा कि जो घरों में हम इन्वर्टर में यूज करते हैं, थोड़े थोड़े दिनों के बाद पानी डालना पड़ता है, डिस्टिल वाटर डालते हैं। डिस्टिल वाटर यूं डालते हैं कि आप सबको पता है पानी जो होता है देखो धीरे धीरे थोड़ा इवोपोरेट होता है। तो थोड़े दिनों के बाद पानी का लेवल कम हो जाता है, तो ये सॉल्यूशन बहुत ज्यादा कंसंट्रेट हो जाता है। और हो सकता है कंसंट्रेशन ज्यादा होने पर ये बाउंड्रीज को भी रिएक्ट कर जाए, क्योंकि कंटेनर की बाउंड्री के साथ भी एसिड रिएक्ट कर सकता है। तो इसलिए यहां पर थोड़े थोड़े दिनों के बाद फिर पानी डाला जाता है, ताकि इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा ना हो। तो इस तरह से ये एक रेंज मेंटेन की जाती है। बाकी ज्यादा डिटेल हमें नहीं पता, हमें तो ये पता है कि ऑक्सीडेशन किसका होता है, रिडक्शन किसका होता है, दैट्स इट। बाकी प्रैक्टिकली बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती होगी, उसका सॉल्यूशन क्या वो एक अलग बात है। ठीक है, तो ये रिएक्शन याद रखना। आज के लिए यहीं तक, इससे आगे फिर और कुछ पॉइंट्स होंगे तो नेक्स्ट टाइम बताऊंगा। आपको एनसीईआरटी से ये वाला पार्ट रीड करना है, एनसीईआरटी से अच्छी तरह से ये सारी चीजें रीड कर लेना। जहां तक होमवर्क की बात है, होमवर्क में दिया क्या जा सकता है आपको, तो अब इस चैप्टर का एक पार्ट बचा हुआ कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी, उसके अलावा सारी चीजें हम कर चुके हैं। तो एक काम करना, आप जेई मेंस में से बाकी बचे हुए क्वेश्चन कर लेना, कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी वाले क्वेश्चन छोड़ के, क्योंकि इसकी जेई मेंस बड़ी है। तो मैं चाहता हूं कि, या रुको रुको छोड़ो, S1 O1 में भी अभी बचा हुआ, तो पहले वो कर लेते हैं। रुकिए, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 52 से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री O1 52 से लेके 75। S1 में भी कुछ दे देता हूं मैं, शायद 41 तक पहले कुछ किए होंगे, या 42, तो 43 से लेके 52 तक। ठीक है, बाय बाय।